आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दीप जी ने, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया तो सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं यानी दीप ना जाने कितने पार्ट्स को गैरेज में ऐसे ही छोड़ आया। मैंने सोचा कि अगले दिन गैरेज जाकर सब कुछ सही जगह पर रख दूंगा, मगर मेरे घर आते ही उसी रात को लॉकडाउन लग गया। ऐसा भी नहीं था कि मैं ऐसा अकेला फंसा हूँ, बल्कि मेरे गैरेज के बगल में कई सारे मैकेनिक ऐसे ही फंस गए थे। अब इनमें ना ही मेरी गलती थी और ना ही किसी और की। दरअसल हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि ये कदम उठाने ही पड़े। मैं अब और कर भी क्या सकता था सिवाय ये मनाने के कि कहीं मेरे गैरेज में चोरी ना हो जाए। लॉकडाउन के 8वें दिन रोजाना की तरह ही मैं घर पर था और चाय की चुस्कियों के साथ टीवी देख रहा था। चाय का कप मैंने अपने ऑटो से लगाया ही था कि मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने मेरे गैरेज के पास का एक मैकेनिक था, जिसने मुझे बताते हुए कहा, हाँ दादा सुन ले, तो काल के जोईती पर गैरेज चोरी हो गलो। इसका मतलब था कि हमारे गैरेज के पास में ही एक गैरेज है जहां चोरी हो गई है। ये बात सुनकर मैं एकदम से उठकर खड़ा हो गया। उस वक्त तो मैंने अफसोस जताकर फ़ोन कट कर दिया, मगर इस खबर ने मेरी परेशानियों को और बढ़ा दिया था। एक तो मैं पहले से ही परेशान था, ऊपर से इस खबर ने मुझे और बेचैन कर दिया था। उसी रात थोड़ा सोच विचार करने के बाद मैंने तय किया कि कल एक बार दुर्गापुर यानी मेरे गैरेज जाऊंगा, मगर फिर ये सोचकर परेशान हो गया कि इस तालाबंदी में आखिर जाऊंगा कैसे। ना ही कोई ट्रेन खुली है और ना ही कोई बस, तो अब घर से 41 किलोमीटर दूर दुर्गापुर कैसे पहुंचा जाए। थोड़ा और दिमाग लगाने के बाद मेरे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मेरी खुद की सवारी यानी बाइक से चला जाए। वैसे भी एक आध घंटे में पहुंच ही जाऊंगा, बस कहीं रास्ते में रोका ना जाऊं। सारा प्लान दिमाग में बैठा लेने के बाद मैंने कल बाइक से गैरेज जाने का पक्का किया और फिर सारी बात वाइफ को बताने के बाद डिनर करके बिस्तर पर लेट गया। मैं यही मना रहा था कि बस आज रात तक कुछ ना हो। वैसे भी कल गैरेज जाकर मैं गाड़ियों की बेशकीमती पार्ट्स को गैरेज के एक रूम में ताला मारकर रखने वाला ही हूँ। ये सोचकर मैं सो गया। अगले दिन सुबह उठकर मैंने नाश्ता कर लिया। चूँकि आसनसोल से दुर्गापुर एक आध घंटे का ही सफ़र था, तो मैंने सोचा कि दोपहर का खाना खाकर 1 बजे तक निकलूँगा और फिर सारा काम निपटाकर 3-4 बजे तक घर आ जाऊँगा। लिहाजन दोपहर का खाना पीना हो जाने के बाद मैं 1-1:30 बजे तक घर से पूरे एहतियात के साथ बाइक लेकर निकल गया। चूँकि ये कोरोना का माहौल चल रहा था, तो एहतियातन मैंने मास्क और ग्लव्स वगैरह लगा लिए थे। मैं मज़े से बाइक चलाते हुए हाईवे की तरफ बढ़े जा रहा था। चूँकि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तो ट्रैफिक मिलने का तो कोई सीन ही नहीं था। रास्ते पर बाइक चलाते हुए पता नहीं क्यों मुझे पहले के मुकाबले ये हवा ज़्यादा फ्रेश लग रही थी। करीबन 5 से 7 मिनट बाइक चलाने के बाद हाईवे के पास मुझे पहले चेक पोस्ट पर रोका गया, जहां मेरे से 10 तरह के सवाल पूछे गए। मैंने उन पुलिस वालों को सारे सवालों का जवाब दिया और साथ ही मेरे घर से निकलने की वजह भी बताई। करीबन 20 से 25 मिनट उन लोगों ने मुझे वहीं अटकाए रखा और सारी पूछताछ हो जाने के बाद मेरे को आगे जाने की इजाज़त मिली। हाईवे पर बाइक चलाते हुए मैं यही सोच रहा था कि अगर उन पुलिस वालों ने मुझे उतनी देर ना अटकाया होता तो अब तक मैं शायद
आधा रास्ता तय कर चुका होता। खैर अब मैं यही मना रहा था कि फिर से कोई चेक पोस्ट ना मिले, मगर मेरी किस्मत को ये गवारा नहीं था। थोड़ी दूर जाते ही मुझे रानीगंज एंटर होते ना होते दूसरा चेक पोस्ट मिल गया, जहाँ भी मेरे से कई तरह के सवाल पूछे गए। वहाँ भी करीबन 15 से 20 मिनट पूछताछ करने के बाद ही मुझे आगे जाने की इजाज़त मिली। अब मैं इन चेक पोस्ट से परेशान होने लगा था, क्योंकि मैं अपना तकरीबन घंटा भर जैसा वक्त यूं ही बर्बाद कर चुका था। खैर अच्छी बात तो ये थी कि अब मैं लगभग दुर्गापुर पहुंच चुका था और रानीगंज से दुर्गापुर के बीच मुझे एक भी चेक पोस्ट नहीं मिला। अब तकरीबन शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी बस हो ही गया था। गैरेज के पास पहुंचकर मैंने ताला खोला और गैरेज में दाखिल हुआ तो मेरा सारा का सारा सामान उसी तरह से जमीन पर बिखरा पड़ा था जैसा कि मैं 22 की रात को छोड़कर गया था। ये देखकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और कपड़े चेंज करने के बाद फटाफट कीमती सामानों को एक रूम में रखने लगा और साथ ही छोटे मोटे सामानों को भी उसी रूम में रख दिया। सारे सामानों को उस रूम में शिफ्ट करने के बाद मैंने उस रूम को ताला मार दिया और फिर से एक बार चारों तरफ नजरें घुमाई कि कहीं मैं कोई चीज़ अंदर रखना भूल तो नहीं गया, मगर ऐसा नहीं था। मैंने सारे सामानों को बराबर उस रूम में रख दिया था। सब कुछ हो जाने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए और हाथ मुंह धो लिया। घर के लिए निकलने से पहले मैंने एक दफ़ा अपनी निगाहें मोबाइल की तरफ घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। काम करते करते कब इतना वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। घनी रात और वक्त को देखते हुए एक पल को तो मैंने सोचा कि आज रात यहीं रुक जाता हूँ, मगर फिर सोचा कि यहाँ खाऊंगा क्या। आसपास की सारी दुकानें तो बंद हो रखी है। लिहाजन मैंने फटाफट गैरेज को ताला मारा और बाइक लेकर घर के लिए रवाना हो गया। वहाँ से निकलते वक्त मैंने सोचा कि हाईवे से होकर नहीं जाऊंगा, बेफिजूल में चेक पोस्ट पर वक्त जाया होगा। तो मैंने तय किया कि हाईवे से अलग उस रास्ते पर जाऊंगा। दरअसल वो रास्ता जिस पर मैं अभी जाने की बात कर रहा हूँ, उस रास्ते पर से कोई नहीं जाता है, जिस वजह से मुझे लगा कि हो सकता है वहाँ चेक पोस्ट नहीं होगा। लिहाजन मैंने बाइक को उस रास्ते की तरफ घुमा लिया। भूख तो मुझे बहुत तेज लगी थी और अब खाने का वक्त भी हो चला था, मगर उस सुनसान रास्ते पर ना ही मुझे कोई दुकान दिख रही थी और ना ही कोई आदमी। जैसा कि मैंने सोचा था ठीक उसी तरह से अब तक इस रास्ते पर मुझे एक भी चेक पोस्ट नहीं मिला था। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे सामने की तरफ एक रोशनी दिखी। उस रोशनी के थोड़ा और करीब पहुंचने पर पता चला कि वो एक चाय की दुकान है। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इस लॉकडाउन में ये चाय वाला अपनी दुकान खोलकर कैसे है। खैर मैंने सोचा कि कुछ ना सही तो चाय ही पी लूं। मैंने बाइक को रोकते हुए उन चाय वाले भैया से कहा, भैया जरा चाय पिलाओ यार, बिल्कुल कड़क चाय पिलाना। जिस पर उन भैया जी ने कहा, बैठिए ना साहब। मैं अभी उस बेंच पर बैठकर यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि उस चाय वाले ने कहा, ये लीजिए साहब आपकी कड़क मसालेदार चाय। मैंने उस आवाज़ की तरफ पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें एक झटके से तेज हो गईं। वो चाय वाला भट्टी के पास से ही चाय का कप मेरी तरफ बढ़ा रहा था, जबकि भट्टी मेरे से करीबन 7 फीट दूर थी। उस चाय वाले के इतने लंबे हाथों को देखकर मेरी खिक्की छूट गई और अब उस चाय वाले की शक्ल भी पूरी तरह से खून में सन चुकी थी। ये देखने के बाद मैं वहाँ से भागकर बाइक में आया और बाइक को स्टार्ट करके भगाने लगा। डर के मारे मैंने बाइक का एक्सीलेटर पूरा घुमा दिया। मेरे हाथ लगातार कांपे जा रहे थे। मेरी जान पूरी तरह से सूख चुकी थी। किसी तरह से बाइक भगाकर मैं हाईवे पर पहुंचा और चेक पोस्ट पर पुलिस वालों को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने बताया कि आज से 1-2 महीने पहले एक लोडेड ट्रक ने उस चाय वाले को दुकान के समेत ही कुचल दिया था और तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है, जिस वजह से रात हो जाने के बाद कोई उस रास्ते पर से नहीं जाता
और ऐसा कहा जाता है कि वो चाय वाला आज भी हर रात वहाँ चाय बेचता है। तो दोस्तों, ये थी दीप जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।